नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नरेंद्र मोदी की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। कई मुद्दों पर घिरी सरकार अब बचे कैसे। लगातार अमित मालवीय को लेकर सवाल उठ रहे थे, कहा जा रहा था झूठ की फैक्ट्री का मालिक है, तो झूठ की फैक्ट्री का विकेट गिरा दिया। ऐसे कई लोग गिराए, संजय मयूख गिराए, दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड को लेकर बड़ा चर्चित रहे उन्हें गिराया, और भी कई महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल गिरा दिए। 51 नए लोग लेकर आ गए मोदी जी, टोटल 65 में। तो क्या ये 51 नए लोग मोदी की डूबती नैया को किनारे लगा पाएंगे, या फिर ये नाव जो बहुत भंवर में फंसी हुई है इसे और डुबो देंगे? क्योंकि जो पहले से एक्टिव लोग थे उन्हें पता थी हमें क्या करना है, हमको कितना डूबना है, हमको कितना निकलना है। लेकिन ये जो नए लोग आए हैं इन्हें अभी ज्ञान नहीं है। आते ही सबसे पहले इन्होंने अपने सबने अकाउंट प्राइवेट कर दिए ताकि इनकी कोई कमियां निकाल के ना आ जाए सामने। हो सकता है कल तक वो अकाउंट दुरुस्त हो जाए, सब डिलीट करके या चेक करके। ये कोई खास मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है क्या राहुल गांधी से मोदी डर गए? जो 2014 से लेकर लगातार अमित मालवीय आईटी सेल के हेड बने हुए थे, उन्हें एकाएक जाना पड़ा। इसके चक्कर में कि हमें भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, शहजाद पूनावाला निकल गए। वो जिस आदमी को नहीं चाहते थे कि जिम्मेदारी मिले, उसे जिम्मेदारी मिल गई। जो कूद कूद के, एक वीडियो आता है एक पत्रकार का, कैसे कैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो, आजकल बीजेपी में मीडिया विभाग में जगह मिल गई उनको। ये सब चीजें इसलिए सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से बैकफुट पर आई सरकार। पहले जैन जी से लड़ाई थी, अब जैन अल्फा तो रुक नहीं रहा है, वो रोज कहीं ना कहीं बवाल करता है। इधर एक बड़ा मुद्दा झारखंड का था, जो अभी कुछ देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री, यानी देर रात कल झारखंड के मुख्यमंत्री ने खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने लेटर लिखा, उधर झंझट खत्म हो गई, तो वो भी खत्म हो गया। अब करें तो करें क्या? एक जगह आग लगी हो तो बुझा दें, जब पूरा घर जल रहा है तो कहां कहां बुझाएंगे? इस समय मोदी जी की स्थिति वैसी है। गांव में एक बूढ़ी मां अंगूठी बनवा लाई थी, किसी ने नहीं पूछा कि अंगूठी कैसी है, तो झट सीधे उन्होंने अपने घर में आग लगा ली। बोली यहां पानी डालो, यहां पानी डालो, यहां पानी डालो। तो लोगों ने कहा अम्मा अंगूठी कब बनवा लाई? ये पहले पूछ लेते तो हमें इतना नहीं जलाना पड़ता। ये रोजगार वाले, ये बच्चे पढ़ने वाले पहले पूछ लेते तो देश को इतना नीचे तक ये नहीं ले जा पाते कि किसी भी हम सूची में भारत का स्थान सर्वोपरि नहीं रख पाए। संजय सर, क्या है पूरा मामला? है तो वही डूबती नैया को बचाने की कोशिश, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब जब लग गया या क्लियर हो गया या दिखाई देने लगा कि सत्ता पर पकड़ कमजोर हो रही है, तो संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि भविष्य में फिर काम आए। ये हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि समय यही बता रहा है। वरना जब तक सत्ता मजबूत थी तब तक इन लोगों ने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। और हाल ये था कि भाजपा का पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था, और नितिन नवीन को अभी चुना गया है। नितिन नवीन को जैसे जिसमें चुना गया उसमें सबको पता है कि अब जब पार्टी कमजोर, अब चुने जाने के बाद भी मतलब वो कुछ ऐसा संगठन में कुछ नहीं कर पाए थे, अब किया है उन्होंने। तो चुने जाने के तुरंत बाद जैसे था कि भाई बहुत दिनों से संगठन का अध्यक्ष पद खाली था, अब चुना गया तो वो धड़ाधड़ काम करते, तो वैसा नहीं हुआ। और जब उन्होंने ये संगठन बनाया है या जब उसकी घोषणा की है, तब तक दिखाई दे रहा है कि भाजपा सरकार बहुत कमजोर हो गई है। तो ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इनको अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था या अब इसीलिए बनाया गया था, लेकिन जब अध्यक्ष थे और सरकार को ये एहसास हुआ, सरकार का मतलब पूरे परिवार से है मेरा, उसमें आरएसएस और सब लोग शामिल हैं, बीजेपी संगठन शामिल है,
सब लोगों को जब ये एहसास हुआ कि सरकार अब कमजोर हो रही है, तो हो सकता है कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत समझी गई हो, या अब ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि नहीं नहीं, संगठन तो हमारा बहुत अच्छा बढ़िया है ही और उसको हम ठीक कर रहे हैं। जो गड़बड़ियां खराबियां हुई वो पार्टी में थी या नरेंद्र मोदी में थी या अमित शाह में थी, बीजेपी तो बीजेपी है और वो तो ऐसे, ये सब दिखाने बनाने की कोशिश हो सकती है। मुझे ये अनुमान लग रहा है, या ये मेरी अटकल है, आप इसको जैसे भी कहिए। तो मुझे लगता है कि जो जिस ढंग से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अभी तक काम करती आई थी, और जिसमें अमित शाह का दावा था कि 50 साल कोई हिला नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो वो सब तो चला नहीं, और हिल गए, कांप गए, थर-थर हो गए, वो सब जो जो भी कहा जा सकता है वो सब दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि जो कमजोर था या जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको ध्यान देकर ठीक किया जा रहा हो। एक कारण हो सकता है, मैंने ये मेरा अनुमान है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास कुछ नए लोग होंगे संगठन में भी और वैसे भी। लेकिन इसमें कई दिलचस्प चीजें हैं, जैसे अमित मालवीय को इतने दिनों बाद हटा दिया जाना। मैंने ठीक है, संगठन तो बनना ही था, अध्यक्ष थे तो नया अध्यक्ष बनता, लेकिन उन्होंने सिर्फ संगठन ही नहीं बनाया है। अमित मालवीय जैसे क्या बोल 10 साल से ज्यादा समय से वो आईटी सेल संभाल रहे थे, और उनके नेतृत्व में आईटी सेल को झूठ की फैक्ट्री कहा जाता था, और वो झूठ की फैक्ट्री या एक खास स्टाइल में काम करने के लिए ही जानी जाती थी, और वो सब चल रहा था। उसकी कोई शिकायत आपत्ति पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसमें अब अचानक पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुना जाना, और चुने जाने के कई महीने बाद ये होना, इस बीच पटना से बांकीपुर से बीजेपी का हार जाना, अब हार जाने के बाद इनको पावर दिया गया है, या हार जाने के कारण पावर दिया गया है, या दिल्ली में बीजेपी की सत्ता बहुत कमजोर हो गई इसलिए दिया गया है, या दोनों के कारण दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संगठन अध्यक्ष को या भाजपा अध्यक्ष को अब इतने साल बाद, करीब करीब 10 साल बाद, एक अलग अध्यक्ष को जो सरकार से अलग है, उसको इतनी ताकत देने का या फ्री हैंड देना दिखाने की जरूरत बिना पड़े किया गया होगा, या उसमें कोई चाल या रणनीति नहीं होगी और वो सामान्य होगा। 10 साल तक सरकार सत्ता में थी तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब ध्यान दिया जा रहा है, तो वो गौरतलब है। और जाहिर है बीजेपी की चालें कुछ समय बाद समझ में आएंगी या कुछ समय बाद दिखाई देगा, और दिमागी नक्सल, अब ये जो नए लोग रखे गए हैं वो दिमागी नक्सल से बराबरी करने के लिए रखे गए हैं, दिमागी नक्सल जैसे ही हैं, क्या है ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मोदी जी जिस ढंग से काम करते रहे हैं, तो 2019 के चुनाव में उन्होंने ये पुलवामा हुआ था, उसके बाद पहली बार के वोटर से उन्होंने अपील की थी वोट देने के लिए, जो बिल्कुल अनुचित अनैतिक था, फिर भी उन्होंने की थी, और ये माना गया कि उनको वोट मिला। अगर ईवीएम और चुनाव आयोग का खेल नहीं होगा तो ये माना गया कि उनको पहली बार के वोटर का वोट मिला था। अब पहली बार के वोटर जो हैं, उन लोगों ने जो इनका हाल किया हुआ है, उसमें इनको वोट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो नए उपाय, नए तरीके आजमा रहे हो, नए लोगों को लगा रहे हो, तो ये भी संभव है। और इतना सब यूं ही नहीं किया जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि अचानक लगा होगा कि ठीक है नितिन नवीन जी हैं तो वो कुछ काम कर लें, खास करके तब जब अभी बांकीपुर में बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारी। तो इसके बाद इनको फुल फ्लेजेड फ्री हैंड देने का मकसद है। अगर पहले ही दे दिया गया होता चुनाव से पहले तो मुझे ये सब नहीं लगता, लेकिन चुनाव हारने के बाद, और चुनाव भी वो ऐसे वैसों से नहीं हारे हैं, प्रशांत किशोर से हारे, जिनसे हारने का मतलब है। और उसके बाद जब ये सब हो रहा है तो उसका मतलब है अब मालवीय को 1 दशक के बाद हटाया गया, और तब हटाया गया जब मनन कुमार मिश्रा का मामला 1 दशक से ज्यादा पद पर रहने के बाद दिखाई दे रहा है। दोनों में कनेक्शन हो ना हो, लेकिन मुझे कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि मनन कुमार मिश्रा ने 2024 में राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद जो किया, या जिस ढंग से काम किया, या जिस तरह से सरकार की सेवा की, या चापलूसी की, या अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया, आप उसको जो कहिए जैसे कहिए, लेकिन वो सामान्य नहीं था।
और उसमें सरकार की जो किरकिरी हुई, हो सकता है उसमें ये माना गया हो कि पुराने लोगों को हटाने की जरूरत है, लेकिन पुराने लोगों को हटाया ही नहीं गया है। और उसमें जो जिनको लाया गया है उनमें कम से कम एक आदमी का, तो आपने बताया ना कि सबके प्रोफाइल लॉक कर दिए गए, तो प्रोफाइल इसीलिए लॉक कर दिए गए कि पुराने वाले सब लोग देख वेख लेंगे, हटा दिया जाएगा, या जिसको हटाना है हटाया जाएगा, जिसको रखना है रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। और जाहिर है उसकी जरूरत होती है, जब तक पद पे नहीं थे तब तक सब चल रहा था, लेकिन अब पद पे हैं तो उनके पुराने प्रोफाइल चेक किए जाएंगे, तो इसलिए उनका लॉक कर दिया गया हो इसकी संभावना है। लेकिन इनमें से एक सज्जन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका घूम रहा है ट्विटर, और उससे ट्विटर पे एक पुराना पोस्ट जिससे पता चल रहा है कि ये सब लोग भी वैसे ही हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। तो अगर इनमें कुछ नया नहीं है या वैसे ही लोग हैं, तो बदले जाने का कारण क्या वही है कि मनन मिश्रा की तरह लोग अधिकारों का बेजा इस्तेमाल ना करने लगे, या एक जगह एक पद पे बने रहने से अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल ना समझने लगे। ये भी हो सकता है, और ये गौर करने वाली बात है। देखा जाए कि आगे क्या होता है, कुछ समय में समझ में आएगा। और ये जो जिनका मैं कह रहा था कि पुराना ट्वीट घूम रहा है, वो 2012 का ट्वीट है। तो 2012 में कोई घटिया ट्वीट कर रहा था, उसको 2026 में पद मिला है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि इनसे छुटकारा पाने की कोशिश की गई है मालवीय जैसे लोगों से। मोटा मोटी कहा जा सकता है कि मालवीय जैसे ही लोगों को फिर से सौंपा गया है। तो देखा जाए, हालांकि जो आईटी सेल के चीफ है वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो दिमागी नक्सल वाला भी कुछ मामला हो सकता है कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर को आईटी सेल में लगाना मतलब मायने रखता है, तो वो भी कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या है। तो ये सब देखना पड़ेगा, और ये सब दिलचस्प चीजें हैं जो इसमें की गई है। एक और दिलचस्प चीज ये है कि पीयूष गोयल को फिर से कोषाध्यक्ष बता दिया गया। पीयूष गोयल बीजेपी के कोषाध्यक्ष 2014 में थे, और 2014 में एक दिन अचानक उठा करके उनको, एक दिन अचानक नहीं, जब पुराने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट रेल मंत्री थे उनको हटाया गया, उनको बदलना था, तो पीयूष गोयल को रेल मंत्री बना दिया। अब आप देखिए या समझिए, या सब लोग जानते हैं समझते हैं कि जो आदमी सत्तारूढ़ पार्टी का कोषाध्यक्ष था वो अचानक रेल मंत्री बना दिया गया, तो होगा क्या, कितना अनैतिक और कितना गलत या कितना अनुचित था, ये इसी से समझ में आता है। रेलवे का ठेका, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट, रेलवे का बिजनेस, तमाम अंतरराष्ट्रीय डीलिंग और सब जो आदमी करेगा वही बीजेपी का कोषाध्यक्ष था। और चूंकि उनको हटाने के बाद दूसरा कोषाध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ये घोषित या अघोषित तौर पर पीयूष गोयल ही कोषाध्यक्ष का काम कर रहे थे। और पीयूष गोयल जब कोषाध्यक्ष थे, या मैंने वैसे भी पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक बीजेपी जैसी पार्टी के लिए चार्टर्ड बने कोषाध्यक्ष का काम, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जिम्मे होना, उसका अलग मायने है, उसका एक अलग प्रोफेशनल अप्रोच कहा जा सकता है। लेकिन जब पीयूष गोयल को ये बनाया गया, रेल मंत्री बनाया गया, तो करीब करीब 4 से 6 साल, मुझे ठीक से याद नहीं है, 4 से 6 साल वो पद खाली रहा। या आप कह सकते हैं कि पीयूष गोयल दोनों पे रहे, माने दोनों पे रहे। ऑफिशियली नहीं स्वीकार किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ अध्यक्ष था ही नहीं और यही पहले अध्यक्ष थे, तो क्यों नहीं माना जाए कि ये दोनों काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जब इनके बाद, मैंने 4-6 साल बाद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली 4 था या 6, लेकिन 4 से ज्यादा था, 6 से कम, या 6 हो सकता है, 6 से कम भी हो सकता है। इनके बाद जिनको अध्यक्ष बनाया गया वो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे थे, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, लेकिन प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो आप ये देखिए कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तो बीजेपी के कोषाध्यक्ष प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेल मंत्री बना दिया गया, जो सरकार के लिए सबसे ज्यादा, सरकार मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के लिए सबसे ज्यादा कमाई कर सकता था। किया नहीं किया मैं नहीं जानता, मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उनका सिलेक्शन ही मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से गलत था जो हुआ था। और अगर उनको यहां बैठाया गया था तो वहां भी किसी को बैठाया जाना नहीं बैठाया। और ये बात आई गई हो गई, और चूंकि मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती है इसलिए उस ढंग से रिपोर्ट नहीं हुई, हालांकि खबर छपी थी तभी मुझे पता चला। तो एक तो ये हुआ, और जब इतने समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा, कोई शोर शराबा नहीं हुआ,
जो काम कमाई हुई सो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, मैं नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन जब बीजेपी के कोषाध्यक्ष बने 2020 में, मेरे ख्याल से 2014 से 2020 में बने, तो जब बीजेपी के कोषाध्यक्ष बने उसके तुरंत बाद कोविड आ गया और पीएम केयर्स बन गया। तो सरकारी वसूली या सरकारी पैसे लेने के लिए या चंदा लेने के लिए या दान लेने के लिए रेल मंत्री बना दिया गया कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष का पोस्ट खाली रहा। जब किसी को कोषाध्यक्ष बनाया गया तो उसके कुछ ही दिन बाद पीएम केयर्स बन गया, और पीएम केयर्स का हिसाब नहीं दिया जाता है, कोई मांगा नहीं जाता। सब कुछ सरकारी होने के बावजूद कहा जाता है सरकारी नहीं है, उसका हिसाब नहीं दिया जा रहा है, वो आरटीआई में नहीं है, वगैरह वगैरह जो है। अपनी हालत ये हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि आपकी फंडिंग कौन करता है, और ये बीजेपी की बड़ी चिंता होती है हमेशा। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सार्वजनिक रूप से कहा गया है कि हमारी फंडिंग पीएम केयर्स फंड से होगी। तो पीएम केयर्स फंड से अगर कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि पीएम केयर्स पे कितने क्या बोलते हैं, शक है, या कितने लोगों को एतराज है कि उसका हिसाब ट्रांसपेरेंट नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें नया दिलचस्प एंगल ये भी है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल वाला, तो एक दिमागी नक्सल पार्टी भी बन गया है, दिमागी नक्सल जनता पार्टी, जिसके कई मिलियन हो गए हैं, और उसने घोषणा की है कि हम दिमाग लगा के काम कर रहे हैं और हम नहीं बताएंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और अभी जो है हमारा चेहरा ढका रहेगा, वगैरह वगैरह। और दिमागी नक्सल जनता पार्टी ने भी कहा है कि उनकी पार्टी के लिए फंडिंग पीएम केयर्स फंड से हो रहा है। तो एक तो पीएम केयर्स फंड बनाना गलत था, जब प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी संस्था पहले से थी तो इन्होंने बनाया तो उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। कहा कि कोविड के लिए बनाया तो उसको कोविड के बाद खत्म नहीं किया, और कोविड के बाद खत्म नहीं करने के बाद जो कोषाध्यक्ष का मामला है वो फिर से रेल मंत्री को कोषाध्यक्ष बना दिया, या पीयूष गोयल को फिर से कोषाध्यक्ष बना दिया गया। इतने साल बाद इनको कोई दूसरा आदमी नहीं मिला कोषाध्यक्ष पद के लायक, या पीयूष गोयल ही उसके लिए फिट पाए गए, माने गए। ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए भी बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते रहते, लेकिन कांग्रेस के समय इस तरह का गड़बड़ झाला नहीं हुआ। ये जरूर कहा जाता था कि ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही, लेकिन उस समय खाता बही रखने का वो कंप्यूटराइज्ड हिसाब किताब तो था ही नहीं, तो केसरी को मानना ही पड़ता। और जाहिर है अब समय बहुत बदल गया है, तो अब ये सब करने का मतलब, पोस्ट खाली रखने का मतलब अपना होता है, और फिर उन्हीं को बना दिए जाने का मतलब भी होता है। और इसमें गौरतलब ये है कि जितने दिन पार्टी सरकार में रही उतने दिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कोषाध्यक्ष था बीजेपी का, वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, और पहले भी था, और अब जब सरकार कमजोर हो रही है तो फिर आ रहा है। मुझे लगता है मोटा मोटी ये दिखाई दे रहा है कि जब सरकार कमजोर है तो बीजेपी के खजाने पर ही नजर पड़ेगी, और उसकी गलतियां, उसकी खामियां निकाली जाएंगी। तो इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, इसलिए वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख लिया गया। और उस समय पॉलिटिकली पैसा आ रहा था तो पॉलिटिकल आदमी को रख लिया गया। ये मेरा अनुमान है, शक है, जाहिर है मैं गलत हो सकता हूं। तो इस तरह से पार्टी चल रही है, जो सार्वजनिक रूप से भी ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है कि हमारे यहाँ सब ठीक है, हम गड़बड़ नहीं कर रहे, या हमारा इरादा गड़बड़ करने का नहीं है। जिस ढंग से काम हो रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि गड़बड़ आप करें न करें, आप गड़बड़ करने की गुंजाइश तो रख रहे हैं। तो ये भी कम नहीं है कि 12 साल बाद बीजेपी जैसी पार्टी को, जिसने देश भर में अपने बीजेपी कार्यालय बना लिए, दिल्ली से लेकर सभी राजधानियों और सभी जिला मुख्यालय पता नहीं कहां कहां, उसको अभी भी पैसे कमाने की इतनी चिंता है कि अभी भी पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मुझे इतने बड़े संगठन में, इतने बड़े फेरबदल में, मुझे पीयूष गोयल वाला सबसे महत्वपूर्ण लगा। और वो उसी तरह है कि आईटी सेल के चीफ वो हैं जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और एक सज्जन को ऐसा रखा गया है जो 2012 में वैसे ही ट्वीट करते थे, जिसके जुला के मुझे लगता है कि उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है, या जो बदलाव है वो कुछ खास नहीं है। लेकिन एक पैरेलल की सरकार अगर कमजोर हो जाए तो संगठन मजबूत रहे या मजबूत दिखे, रहेगा तो तभी जब आप उसको बनाएंगे, और बनाना आपके हाथ में है। किन लोगों को कैसे रखा गया है वो आप जानिए, आपका काम जाने, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन जिन लोगों को रखा गया है वो लगभग वैसे ही हैं,
और या वही है, अगर पीयूष गोयल है तो उसमें कुछ शिकायत ही नहीं हो सकती है। तो उसमें लग रहा है कि मकसद आपका क्या है, या कुछ गड़बड़ हो सकता है, या आप अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, या डर रहे हैं, या जो कुछ भी है। तो इतना सीधा सामान्य नहीं है, बस इतनी सी बात है। बाकी तो सरकार रोज कमजोर हो रही है, रोज डर रही है, ये रोज दिखाई देता है। ये एक अगला स्टेप था। चलिए सर, अब देखते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं क्या है इसका पूरा मामला, और क्या दर्शकों की इच्छा है, क्या झूठ की फैक्ट्री के मुखिया के हटाए जाने के बाद क्या सोच है। फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।